इन ऑनलाइन कक्षाओं में आज पॉलिटी की इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में उपस्थित हुए हैं और एक अच्छे टॉपिक को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। अब तक आपने जो पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार जो आपको पढ़े 6 पढ़े हैं आपने, उन 6 को अच्छे से आपने समझा होगा और आपने ये जाना होगा कौन से आर्टिकल में किसका क्या उल्लेख है। आज हम इससे संबंधित जो आर्टिकल है उसी की बात करें तो आपने देखा कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आपने ये भी देखा कि इसके लिए जो आर्टिकल है वो 12 से 33 है और आपने एक एक का अध्ययन किया। उसमें आर्टिकल जो 32 था वो पिछली क्लास में हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कंप्लीट हुए। लेकिन आप देखें कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जबकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहते हैं 12 से 35। तो यहाँ जो आर्टिकल 3 बचे हैं उन 3 आर्टिकल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। वो कौन से 3 आर्टिकल हैं, उनमें क्या विशेष प्रावधान है, उनके बारे में जानेंगे और उनका रिलेशनशिप कैसे मौलिक अधिकारों से है। तो आप जाने कि उपयुक्त हमने जो भी पढ़े हैं 6, वो भारत के जितने भी सामान्य नागरिक थे, सामान्य नागरिकों को प्रदान किए गए थे, सामान्य नागरिकों को प्रदान किए गए थे। कहीं भी इनका वॉल्यूशन होता है या इनको छीना जाता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 32 में किया हुआ है सामान्य नागरिकों के लिए। तो फिर आर्टिकल 33 क्या है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 जहां सामान्य नागरिकों की बात 32 तक की गई है, वहीं आर्टिकल 33, 34, 35 से सामान्य नागरिकों की बात नहीं करता। वह कुछ विशेष जो हमारी फोर्सेज हैं उनकी बात करता है, लेकिन उनका रिलेशनशिप मौलिक अधिकारों से है। इसलिए आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। तो देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 ये कहता है कि संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। किनके लिए बना सकती है? क्या बना सकती है? आर्मर्ड फोर्स, आर्मर्ड फोर्स में हम लेंगे सैन्य बल, अर्ध सैनिक बल, गुप्तचर संस्थाएं आदि के सदस्यों के अधिकारों को छीना जा सकता है। अब आप इसको समझें। आर्टिकल 35 में संसद कानून बना सकती है। किन के लिए बना सकती है? सैन्य बलों के लिए, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर संस्थाएं। अब ये सैन्य बल में कौन कौन आएगा? सैन्य बल में आप लोग ले सकते हैं, जैसे आर्मी ले लिया हमने, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अर्ध सैनिक बलों में हम लोग ले, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया,
इसी के अंतर्गत और ले सकते हैं आप आपकी पुलिस जो महकमा है वो आ जाएगा। गुप्तचर संस्थाएं जिसमें आप कौन सी ले सकते हैं, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस तरह की जो चीजें हैं जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हैं, वो सभी मेंबर्स, वो सभी सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर संस्थाएं जो कभी अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय में नहीं जा सकती और वो उसके लिए संसद कानून बना सकती है। कई बार ऐसा आया है कि संसद ने इसके लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे आर्मी एक्ट, सेना एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस एक्ट 1966। इस तरह के कानून बनाकर इन लोगों के अधिकारों को छीना जा सकता है, यानी वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। जैसे सामान्य तरह से अगर आप लोग देखिए स्वतंत्रता समानता, कहीं भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून होता तो सामान्य नागरिक न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उसको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन एक पुलिस है, एक सेना का जवान है, वो कभी भी इस तरह से नहीं कर सकता। ऐसे समझे इसको जैसे युद्ध छिड़ा है और ऐसी स्थिति में युद्ध छिड़ने के बाद में अगर घर से कोई कॉल आता है कि भाई आपको अभी तुरंत घर पहुंचना है और वो छुट्टी उसकी मंजूर नहीं होती, ऐसी स्थिति में वो कह सकता है कि मेरी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं थी उसका आनंद हो रहा है या मेरे तो जीवन का ही इस तरह की कोई बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए एक्ट बने हुए हैं, क्योंकि राष्ट्र पहले है, इसीलिए यहाँ उनके अधिकार छीने जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे गोपनीय संस्थाएं हैं जिनके पास गोपनीय जानकारी होती है, वो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, उन गोपनीय चीजों को वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, मीडिया के सामने नहीं आ सकते, ये उनको प्रतिबंधित किया गया है इनके द्वारा जो एक्ट बनाए गए हैं और इन एक्ट के जरिए ही वह अपने अधिकारों से बंधे रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एक सेना के जवान ने बताया कि जहां हम लोग देश रक्षा के लिए काम करते हैं वहीं हमें घटिया दाल दी जा रही है, अच्छा खाना नहीं मिलता हमें, इस तरह की एक वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद सेना ने इसको अनुशासनहीनता माना और उससे कोर्ट मार्शल किया गया और कोर्ट मार्शल के द्वारा उसको फिर सजा मिली, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। इस तरह से इनको प्रतिबंधित किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये भी तो नागरिक हैं, लेकिन राष्ट्र हित के नाते अनुशासन बनाने के लिए ये जरूरी है। अगर मान लीजिए ये अनुशासन नहीं होगा तो देश में तो लॉ एंड ऑर्डर ही फेल हो जाएगा। ये आर्टिकल 33 में बात करी गई है, अनुशासन के उद्देश्यों को लेकर इस तरह की बात करी गई है। इस तरह की जो आपकी जो अर्धसैनिक बल हैं, आपकी पुलिस हैं, इनके अधिकारों को छीना जा सकता है। इसके बाद में आता है 34 नंबर क्या कहता है। 34 नंबर भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एक तरह से सैन्य कानून कह सकते हैं, सैन्य कानून। पहले आपको ये समझना होगा मार्शल लॉ होता क्या है। सेना का कानून या सेना का शासन एक अलग बात है, लेकिन मार्शल कानून या मार्शल लॉ जो है वो एक इस तरह की परिभाषित कर सकते हो आप कि जैसे इमरजेंसी हमारे देश में लागू होती है राष्ट्रीय आपात और मार्शल लॉ में अंतर है, दोनों एक नहीं है। मार्शल लॉ बात करता है भारत के किसी एक राज्य क्षेत्र के छोटे से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है। राज्य क्षेत्र में मान लीजिए आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर ले लीजिए, उसका कोई एक इलाका है, या आप लोग ले लीजिए मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहां के इलाके हैं, वहां पर उल्फा, अल्फा, बोडो, इस तरह की जो उग्रवादी गतिविधियां होती है, इसके अलावा कुछ सांप्रदायिकता फैल गई और उस इलाके में जान माल की रक्षा नहीं हो पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, यानी सरकारी मशीनरी काम नहीं कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में वहां का आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई।
ऐसी स्थिति में उसे रोकने के लिए सेना का सहारा लिया जाता है और सेना को भेजा जाता है। और जब सेना आती है तो सेना अपने अंडर में सब चीजें, सामान्य स्थिति में ऐसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्शल लॉ बोल सकते हैं। और मार्शल लॉ के द्वारा यानी सेना के द्वारा उस इलाके को घेर लिया जाता है और जब तक मार्शल लॉ होता है तब तक उनके द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। और इस स्थिति में होता क्या है, सेना को विशेष पावर मिल जाती है, सेना को विशेष पावर मिल जाती है। एक बात तो ये होती है सेना को विशेष पावर मिल जाता है, इसके लिए अधिनियम बने हुए, स्पेशल सेना अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम के तहत जैसे जम्मू कश्मीर या मणिपुर या पूर्वोत्तर राज्यों में तो जो सेना है वो देखते ही गोली मार सकती है, यहाँ तक कि किसी के प्राण भी ले सकती है, शूट कर सकती है, क्योंकि यहाँ इन्हें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो यहाँ अधिकारों की बात नहीं करेंगे, यहाँ उनको क्या किया गया है, अधिकार प्रदान करता है। मार्शल लॉ के द्वारा संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर सामान्य जो नागरिक है, वहां के सामान्य नागरिक यानी बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके अधिकारों को क्या कर सकती है, छीन सकती है। और एक और क्या कर सकती है, जैसे सेना द्वारा जो भी कार्य लॉ एंड ऑर्डर में किया गया है उस कार्य को वो क्या कर सकती है, वैध ठहरा सकती है कि इन्होंने जो काम किया वो सही किया है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार को छीना गया, किसी को गोली मारी गई और न्यायालय में जा रहा है, न्यायालय की शरण में जा रहा है और वहां पर उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई करी जा रही है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मार्शल लॉ है और ऐसा कानून संसद ने बनाया है। तो इस तरह से 34 मार्शल लॉ की बात करता है। और 35 की बात करें तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं कि संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। जैसे 33-34 में भी ये बात आई थी। तो यहाँ अनुच्छेद 35 जो है वो क्या करता है, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। कानून बना सकती है संसद कैसी स्थिति में, जब मौलिक अधिकार को उन्हें और ज्यादा प्रभावी करना हो, ऐसी स्थिति में वह कानून बना सकती है। जैसे अभी आपने देखा ऊपर 33 में हमने बात करी कि जहां अर्धसैनिक सैन्य बलों की बात आएगी, सेना के लिए एक्ट बना सकती है, प्रभावी बनाना है, उन्हें अधिकारों को छीनना है, वहां उनके अधिकारों की बात करी। वहां हमने मार्शल लॉ की बात करी तो उससे वो कानून बना सकती है। यहां हम बात करें सामान्य काल में बात करें, जैसे आप देखिए आपने पढ़ा 16 आर्टिकल 16 का सेक्शन 3 ये कहा गया था कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर नागरिकों में भेदभाव कर सकती है, नागरिकों में भेदभाव कर सकता है। ऐसी स्थिति में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में है, संसद ही बना सकती है। राज्य विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बना सकता, केवल संसद कानून बना सकती है और उनको प्रभावी कर सकती है। इसके अलावा आप लोग देखिए आर्टिकल 17 आप जानते हैं अस्पृश्यता का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का अंत किया गया, ऐसा आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। और किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कहीं कोई प्रावधान होता है और उसको मिटाने के लिए संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ऐसे कानून अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955, एसटी एक्ट अधिनियम 1989, इस तरह के प्रभावी कानून बनाए गए हैं। समय समय पर संसद के द्वारा बनाकर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम कठोर कानूनों के द्वारा भी उठाए गए हैं। तो इस तरह से आई होप, मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा 33, 34, 35। और एक सामान्य जानकारी और देना चाहूंगा कि इतने आर्टिकल हमने पढ़े, उनमें से कुछ जो आर्टिकल हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, वो केवल भारतीयों को प्राप्त है,
केवल भारतीयों को प्राप्त है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त है, जिसमें आप लोग लेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30। ये 5 आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। ये 5 आर्टिकल केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा शेष जो हैं वो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। और इसके अलावा एक जानकारी हम और लेना चाहेंगे कि इनमें जब देश में आपातकाल की स्थिति बनती है, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते, बाकी सभी आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं। 20 और 21 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर से सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। इस तरह से आज हमारी ये जो क्लास कंप्लीट हुई, मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, डीपीएसपी के साथ में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त रहे, स्वस्थ रहे।